चलो ध्यान दो। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा था? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। अगर पहले की हम बात करें तो इसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये पढ़ लिया हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हुई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए, है ना, कैसे कैसे टाइप के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने देखा। फिर मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय V1 अपॉन या फिर N2 अपॉन, क्या ये N1 और N2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? और ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में? TIR। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी? लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अगर लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो TIR पॉसिबल है? कंफर्म ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ट्विंकल ट्विंकल, और फिर मिराज इफेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिर हमने मिराज इफेक्ट के पीछे भी साइंस देखा, हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे भी देखा। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। तो नोट से स्टार्ट करता हूं मैं फिर से वहीं से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? व्हाइट लाइट। पता है मुझे व्हाट इज व्हाइट लाइट? क्या बात है, मतलब व्हाइट लाइट का एग्जाम्पल अगर देखना है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा है? सनलाइट। वेरी गुड। एक्चुअल में व्हाइट लाइट हम किसे बोलते हैं? जिसमें 7 के 7 कलर्स क्या हो? मर्ज हो, एक साथ कंबाइन हो, है ना, उसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। मतलब व्हाट इज व्हाइट लाइट? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट। जरा इस चीज को मैंने लास्ट वाले लेक्चर में इस चीज को बहुत जल्दी में खत्म किया था, है ना, जल्दी जल्दी में खत्म। इसको थोड़ा समझते हैं। 7 कलर्स ऑफ लाइट वो कौन से हैं? विबग्योर, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 के 7 कलर्स। अभी थोड़ी देर बाद हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी समझो 7 कलर्स ऑफ लाइट मतलब ये कलर्स की बात नहीं चल रही है कि वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, है ना, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ये कलर्स नहीं है, ये उन्हीं कलर्स की लाइट है। ये कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो ये कलर बना रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हो कि लाइट क्या है? एक स्ट्रेट रे है। क्या है? रे। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना तब आप बहुत अच्छे से समझोगे कि लाइट एक्चुअली में रे नहीं है, बल्कि क्या है? वेव है। क्या है? वेव। जैसे तुमने पढ़ा है अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, इंफ्रारेड वेव्स जो कैमरे में यूज किया जाता है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, बहुत सारे पढ़े हो ना। ये सारे एक्चुअली में लाइट का डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ा था? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच गिव्स। तो एक्चुअल में लाइट कुछ और नहीं, EMW है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ विबग्योर ही नहीं आते, एक्सरेज भी आते हैं, गामा रेज भी आते हैं, है ना, ये सब आते हैं, अल्ट्रावायलेट भी आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। इसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये लाइट की जो रेज है ना, वही कुछ वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे चल रही है। बोलो, बात एकदम क्लियर है। इनके पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? हाँ। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसको जरा ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास रेड कलर का बॉल है, मान लो, मानना ही पड़ेगा तुमको, है ना, तुम्हारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो मेरे पास एक रेड कलर की बॉल है, मैं फेंक के मारा, तुमने कैच किया, क्या वो पिंक हो जाएगा? क्या वो ब्लैक हो जाएगा? नहीं। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट के केस में आप पढ़ोगे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। थोड़ी देर में इस चीज को समझोगे बहुत अच्छे से। आप जैसे मान लो कोई अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के टेलीस्कोप से देख के कैसे पता चलता है कि हाँ वो एस्ट्रॉइड है, या वो कोई प्लैनेट है जो हमारी, या वो स्टार हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। इतना दूर स्टार होता है, कैसे पता चलता है कि कोई स्टार हमारी तरफ आ रहा है? वो इनसे पता चलता है। अगर मान लो मतलब कोई स्टार है ना, वहां से जब लाइट रेज आती है ना, तो धीरे धीरे हो सकता है वॉलेट से उसकी लाइट कलर किस में शिफ्ट होती चली जा रही है? रेड में। हो सकता है रेड से किस में कन्वर्ट होते चली जाए? ब्लू। मतलब जो कलर तुम्हें पहले दिख रहा है वो कलर अब है ही नहीं, वो बदल रहा है। वो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्यों। थोड़ी देर में एकदम क्लियर हो जाएगा कि रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट है क्या एक्चुअली में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट समझो कि यहाँ लाइट के कलर्स की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल वो वाले कलर्स मत मान लेना जो तुम्हारी बुक में प्रिंट हुआ है।
है ना, उनके पास इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इन सब चीजों की वजह से वो कलर बना हुआ है। क्लियर है? कुछ डाउट है? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज व्हाइट लाइट? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाइट लाइट, है ना। और हमें पढ़ना क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैंने अगर याद हो तो मैंने यह भी बताया था, इसका प्रूफ किसने दिया था? न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने कुछ नहीं छोड़ा, तो ये भी नहीं छोड़े। इसका प्रूफ दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने ही एक्चुअली हमें बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने क्या किया था, अगर याद हो कि कार्डबोर्ड लिया था, उस पर 7 कलर्स पूरे के पूरे ड्रॉ कर दिए थे और फुल स्पीड में उसको घुमाया था। उसको मिक्स नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था? घुमाया था। घुमाने के बाद जो कलर अपीयर हुआ था वो कौन सा अपीयर हुआ था? व्हाइट, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। तो अब डेफिनेशन है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? जरा ध्यान दो। जो ये 7 कलर्स हैं, जैसे ये भी तो देखो एक व्हाइट लाइट ही है, व्हाइट कलर के पेन से बना रहा हूं तो व्हाइट लाइट ही हुआ, तो ये व्हाइट लाइट हुई। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। इसके अंदर कितने कलर हैं टोटल? 7 कलर्स है। कितने कलर्स है? उन 7 कलर को अलग करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ, मुझे याद है ये सब हुआ है, द स्प्लिटिंग ऑफ white light into its 7 component colors. into its 7 component colors. बात समझ में आई? खैर, into its 7 color is known as 7 component color is known as dispersion of light. एक अच्छा खासा डिस्पर्जन, एक अच्छा डिस्पर्जन कहां पे देखने को मिला? प्रिज्म के थ्रू। फिर प्रिज्म के बारे में भी मैंने, अगर याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में बताया, प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा फेस होता है? रेक्टेंगुलर। बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रायंगल ही उस प्रिज्म को क्या देता है? एंगल। क्या देता है? एंगल। और यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा डिस्पर्जन। मतलब यहां तक हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा टॉपिक क्या, कि डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है पहले वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। उस दिन बना के दिखाया था मैंने प्रिज्म क्या होता है। ध्यान दो, मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, दिख रहा है? ठीक है, इसे ए नाम देता हूं मैं। ये जो एंगल ए है ना, ए, इस एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? हालांकि तुम्हें इस साल इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही तो बताता है प्रिज्म कैसा है, डिस्पर्जन कैसा होगा। अरे भाई, अगर प्रिज्म ऐसा रहेगा, बहुत कम एंगल रहेगा तो अलग डिस्पर्जन दिखाएगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा तो और अलग दिखाएगा, और ज्यादा रहेगा तो और अलग दिखाएगा। तो एंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला भी बनता है। बट अभी 10th में आपको उसका यूज नहीं है, बट समझो कि वो एक एंगल ए है। मान लेते हैं हमारे पास यहां से एक लाइट की रे आई, जिस लाइट का रे नाम, जो कौन सा कलर है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम, हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट आ रही है वहां से, चलो ठीक है। व्हाइट लाइट यहां पे आके गिरी। अच्छा, खुद से सोचो, मान लो ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ, किसका बना हुआ? ग्लास का। तो बाहर तो भाई एयर है, वैक्यूम है, ये मान लो। अंदर ग्लास है, तो मतलब बाहर रेयर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम है। बोलो हाँ, है ना। अब हमारे पास एक सिंपल सी कहानी है, जरा ध्यान दो। विबग्योर इसमें मिल जाएंगे ना अपने को? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना कि जहां पे लाइट रे आके गिरती है वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं हम? नॉर्मल। जहां पे लाइट की रे आके गिरती है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बोलो यस और नो, है ना। ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर ध्यान दो, अगर कुछ ना होता, मतलब प्रिज्म ना होता, तब ये रे, लाइट की रे सीधी ऐसे निकल गई होती। बोलो हाँ, है ना। ये इसका रास्ता होता। क्लियर? बट यहां पे क्या हुआ? लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, और व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द, अरे ये सब रट्टा मान लो रे,
इसमें क्या कंफ्यूज होते रहते हो? हाँ मालूम है बोले, बट फिर भी तुम्हें, मुझे उतना एनर्जी नहीं लगा जितना मुझे चाहिए था। When light rays goes from rarer to denser, it bends. हाँ ये हुई ना बात, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होंगे। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होते हैं, जरा ध्यान देना, क्यों होता है ये बाद में पूछना, ठीक है? अभी ऐसा होता है हमारे यहां, हुआ ये कि लाइट रेज वहां जाने की, उस तरफ जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो कुछ ऐसे, जरा ध्यान सुनो, कि व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट जैसे गई, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें दिखा कि अब लाइट रे नॉर्मल से किस तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो किस तरफ बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा उसी टाइम पे डिस्पर्जन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब इसके साथ कलर अलग हो गए। क्या हो गए? अरे जो न्यूटन बोल रहे थे उसका ये प्रूफ हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब पहले कौन सा बेंड हुआ? रेड, फिर ऑरेंज, फिर 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 बहुत अच्छी बात है। अब क्या यहीं रहेंगे या यहां से आर पार भी निकलेंगे? बाहर भी जाएंगे भाई। बाहर जाएंगे तो जहां पे लाइट गिरी फिर से वहां पे हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। देखो यहां पे लाइट आई है, यहां पे मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल। ध्यान देना, एक ही नॉर्मल बनाऊंगा मैं, सब नहीं बनाते बैठूंगा। नॉर्मल। देखो क्या हुआ होगा। अच्छा सुनो, एक और चीज, हमने यहां पे एक मस्त प्यारी सी स्क्रीन लगा के रखी है। अरे हमें दिखना भी तो चाहिए 7 कलर, है कि नहीं? देखो अब खुद से सोचो, नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे भाई डेंसर में है, रेयर में जा रही है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर भागे, मतलब कुछ ना होता तो ऐसा सीधा निकल गया होता, बट वैसा ना जाके क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। तो कुछ ऐसा हो। क्लियर है? 7 के 7 कलर्स हो गए। अब जरा मैं व्हाइट कलर से सबको लिख देता हूं, VIBGYOR, विज्ञ। ये हमें 7 कलर यहाँ पे। अच्छा क्या तुम्हें गलती, ऐसा मत सोचना कि स्क्रीन पे जब तुम देखने जाओगे तो रेड कलर दिखेगा, फिर बीच में गैप दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा। नहीं, एक्चुअली में कलर्स कैसे दिखेंगे पता है? ऐसे देखो, ऐसे। जैसे मेरे कहने मतलब ऐसा रेड दिखा ना, ऊपर वाला दिख रहा है, फिर रेड से होते होते देखो ऑरेंज दिख रहा है, दिख रहा है, फिर ऑरेंज दिखने लगेगा। मतलब यहाँ रेड रहेगा, रेड रेड रेड, डार्क रेड रहेगा, डार्क रेड से होते होते धीरे धीरे कैसा होने लगेगा? ऑरेंज होने लगेगा। ऑरेंज होते होते उसके बाद कैसा हो जाएगा? येलो। ये भी वही कलर है, देख ले, पूरा रेनबो का ही कलर है ये। फिर उसके बाद कौन सा कलर हो गया? येलो। येलो होने के बाद धीरे धीरे येलो से किस तरफ बढ़ा? वो ग्रीन की तरफ बढ़ा। ग्रीन से बढ़ते 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 फिर किस तरफ बढ़ा? येलो की तरफ बढ़ा, सॉरी ब्लू की तरफ बढ़ा। फिर ब्लू कलर से वो जाते जाते अपना इंडिगो इंडिगो, ऐसा। मतलब ऐसा पैटर्न बनेगा। ये मत सोचना कि एक रेड कलर की लाइन आई, उसके बाद फिर गैप आएगा, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर की लाइन, ऐसा नहीं आता। एक कलर होता है रेड, डार्क रेड रहेगा, फिर रेड रेडनेस उसकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम। और कौन सी कलर में कन्वर्ट होते चला जाएगा? ऑरेंज। फिर ऑरेंज की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो। और ऐसे करते करते वॉलेट तक हम पहुंचते हैं। बोलो क्लियर है? कुछ डाउट नहीं ना? तो ये तो था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसका 100% ये प्रूफ है। अब इससे क्या क्या चीजें हमें पता चली, तो कुछ चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है? उसको ढंग से समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको याद ही रहना चाहिए। उससे कुछ और भी चीजें क्लियर होगी। हाँ, ये भी ध्यान में रखना। 2-3 चीजें और मैं बता दूंगा। अभी तो वैसे भी रेनबो भी, हाँ रेनबो भी तो हमें पढ़ना है, एक रेनबो ही टॉपिक बचेगा उसके बाद। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम जाएं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, पहली चीज बात करते हैं हम बेंडिंग की। किसकी बात करें हम? बेंडिंग। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड हुआ है, तो कौन सा कलर बेंड हुआ सबसे ज्यादा? वायलेट कलर। वायलेट कलर बेंड हो गया, इधर नीचे पहुंचा। सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई है? रेड। तो अगर आपसे पूछा जाए बेंडिंग में, मैं अगर बोलूं कि मिनिमम, यहां मिनिमम लिखता हूं, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं क्या? मैक्सिमम। आपको याद रखने में क्या होगा? आसानी। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? बेंडिंग। तो बेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग सबसे मिनिमम किसकी हुई है? रेड। तो मिनिमम किसकी है? रेड की। और मैक्सिमम किसकी है? वॉयलेट कलर की। भाई वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हुआ है, दिख भी रहा है वहां पे, देखो वॉयलेट कलर यहां तक बेंड हुआ है, रेड वाला थोड़ा कम बेंड हुआ है।
दूसरा बेंडिंग के बाद चलते हैं, ठीक है, बेंडिंग के बाद इंटेंसिटी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो कौन से कलर की एनर्जी कितनी ज्यादा होती है उसके बारे में, तो वो मैं लिखता हूं, जरा ध्यान देना। मिनिमम इंटेंसिटी जिस कलर की होती है वो होती है रेड, किसकी, रेड, बताओ मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। और इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी होती है, कौन सा कलर, वायलेट। तीसरा एक और पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो, जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा। तो बताओ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी थी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, रेड। और वॉलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। बोलो क्लियर है। अब चौथा पॉइंट, और वो है वेवलेंथ। क्या, तुम बोलोगे सर इसको तो हम वेव मान नहीं रहे, बट फिर भी मैं चाहता हूं तुम ध्यान में रखो। वेवलेंथ की बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेवलेंथ। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ उसका सबसे कम होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा होता है। सब प्रूफ करूंगा मैं, ऐसा मत सोचना कि ये सर ऐसे ही लिख दिए अब इसका क्या मतलब, यहां मस्त आराम से प्रूफ करेंगे, इसका टेंशन मत लो। तो मतलब वेवलेंथ जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ उसका सबसे कम होगा। तो मतलब यहां रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड। और यहां क्या आएगा, क्या याद रखोगे ये चीजें, बोलो हाँ है ना, याद रहेंगी ना, कुछ डाउट नहीं ना, आगे समझते हैं। एक एक पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक और चीज, अच्छा ध्यान दो, अगर ये सब प्रिज्म उज्म ना होता तो लाइट तो यहां चली गई होती भाई, बट एक्चुअली में बेंड होके यहां गई है। मतलब ये एक एंगल दिख रहा है बना हुआ, दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल है ना, लाइट ऐसे जाने वाली थी बट प्रिज्म की वजह से लाइट को बेंड होके ऐसे जाना पड़ा। बोलो हाँ है ना। सबसे पहले को सबसे कम बेंड कौन हुआ है, रेड तक, तो हम रेड तक ही काउंट कर रहे हैं कि भाई इतना एंगल ये बेंड हो गए। और इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस डेल से, किससे, डेल से, मतलब ऐसा, ठीक है, डेल से। इस डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना। क्या हो जाना, भटक जाना। मतलब लाइट की रेस जो जा रही थी वो इतने एंगल से भटक गई, इतने एंगल से क्या हो गई, भटक गई, डेविएट हो गई। क्या हो गई, डेविएट हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब उन पॉइंट्स पे जाते हैं। बेंडिंग तो सामने समझ में आ गया होगा देख के कि भाई रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ है, वॉलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो गया, तो इसको तो समझाने की कोई जरूरत है नहीं। इंटेंसिटी समझाने से पहले मैं क्या समझाना चाहूंगा, फ्रीक्वेंसी। किसकी, फ्रीक्वेंसी की बात। जो रेड कलर का वेव होता है, अब अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो रेड कलर का गाइस जो वेव होता है, रेड कलर की जो लाइट होती है उसका वो कुछ ऐसे चलती है। ये तो रेड कलर है ही नहीं, ऐसा कुछ। बोलो क्लियर है, ये रेड कलर है, ये कौन है, रेड कलर। और वॉयलेट कलर जो होता है वो कुछ ऐसा चलता है। देखो जो वॉयलेट कलर होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं यार। ये वॉयलेट कलर हुआ, वो कौन सा कलर हुआ, रेड कलर। अब जरा एक काम करते हैं, आप खुद से कुछ चीजें हम समझेंगे, जरा ध्यान दो। कोई चीज ऐसे वेव बनाते बनाते आराम से जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, या जो ऐसे ऐसे जा रहा है वो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फुल स्पीड में चल रहा है, तो इसलिए मैंने सीधा बोला रेड की इंटेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन वॉलेट की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वॉलेट की। वॉलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा। तुमने वेल्डिंग करते हुए, जब जब कोई वेल्डिंग करता है तो उसको देखते हुए सन पे एक पोलराइज्ड ग्लास लगाता है, क्यों, अब आंखों पे मतलब प्रोटेक्शन के लिए वो एक पोलराइज्ड ग्लास लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि वहां से जो लाइट निकल के आ रही है वो आंखों के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही। उसकी इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, उतनी इंटेंसिटी आंखों के लिए सही नहीं है।
आंखों के लिए सबसे सही इंटेंसिटी कौन सी होती है? रेड वाली। रेड कलर का वेवलेंथ। अच्छा, अब दूसरी बात, वेवलेंथ। वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दो, ये जहां से स्टार्ट किया पूरा एक साइकिल, तो एक साइकिल मुझे लगता है यहां से लेके यहां तक होगा, है ना? ये वेवलेंथ हो गया, बोलो हाँ या ना? इसका वेवलेंथ देखो जरा, बस इतने में ही अरे एक वेव इसका, व्हाट इज लेंथ वेवलेंथ? लेंथ ऑफ वन वेव। एक वेव का जो लेंथ होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। इसका एक वेव देखो यहां से चालू हुआ यहां पहुंचा, एक वेव हो गया। अब फिर से देखो वैसा ही एक और वेव बन रहा है, तो एक वेव का लेंथ इतना है, इसका एक वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ कितना होगा? बहुत छोटा सा। तो वेवलेंथ किसका कम हुआ? वॉयलेट का। तो वही तो लिखा है, वेवलेंथ जो है वॉयलेट का मिनिमम होगा और रेड का मैक्सिमम होगा। वो भी क्लियर है, इंटेंसिटी भी क्लियर, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कि कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर ले रही है। तो ये मान लो एक सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा, मान लेते हैं 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंचे, तो इसने कितने वेव बनाए 1 सेकंड में? एक, दो वेव बनाए। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। चलो उतने ही टाइम में इसका काउंट करो, कितने बनाए इसने? बहुत सारे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बात समझ में आई? कुछ डाउट है यहाँ पर? नहीं ना? तो ये तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और इन सब चीजों से रिलेटेड हमारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, यही था। तो अगर इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आना चाहिए। बाकी इधर क्या हुआ वो तो आपको क्लियर ही है ना? ये कैसे हुआ डिस्पर्जन? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं ना? सिंपल। कर चलो ध्यान दो कि रेनबो फॉर्मेशन क्या, एक्चुअली में देखो तो कुछ ऐसा ही काम हो रहा होगा वहां आसमान में जिसकी वजह से रेनबो बन रहा है कि नहीं? उसी रेनबो को हमें समझना है कि कैसे रेनबो बन रहा है, क्या ये सारी चीजें क्लियर है एकदम? तो व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाइट लाइट। क्या होता है वो? व्हाइट लाइट, है ना? व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन आज सबसे अच्छा किसके थ्रू देखा जा सकता है? प्रिज्म के थ्रू। हमने प्रिज्म बनाया, उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट गिराया, व्हाइट लाइट डिस्पर्ज हुई, डिस्पर्ज होकर उसने क्या कितने कलर निकाले? 7 कलर। फिर वो 7 कलर हमने देखे, अलग अलग हमें दिख गए। अब कुछ चीजें इसी से रिलेटेड जरा ध्यान दो। एक चीज और, जैसे चल ठीक है नेक्स्ट वाले पेज पे चल के बात करते हैं। मान लो मेरे पास कलर चेंज, मान लो मेरे पास लाइट रे ऐसी आई, ये तो प्रिज्म है, लाइट रे ऐसी गई, है ना? तो हमने देखा कि यहां पे नॉर्मल था, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, तो किस तरफ बेंड हो गया? नॉर्मल की तरफ, सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। फिर लाइट रे, फिर यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया, है कि नहीं? यहां पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो उसके बाद अब लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हुआ। बोलो हाँ या ना? मतलब एक चीज समझ में आई, प्रिज्म ने लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड किया। किस तरफ बेंड किया? बेस की तरफ। ध्यान दो, समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? लाइट जा रही थी ऊपर, प्रिज्म ने बोला नहीं मेरा बेस है नीचे, तुम नीचे आओ। किस तरफ बेंड किया? बेस की तरफ। जब लाइट ऐसे आई तो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है कि मान लो लाइट ऐसा ना आके अगर ऐसा आता तो क्या वो उसे ऐसा बेंड करवाती? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? चलो देख लेते हैं। मान लो लाइट रे ऐसी आई, देखो जहां लाइट रे आई वहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, बोलो हाँ या ना? है ना? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर रह जाए तो ज्यादा बेटर होगा। जब लाइट रे यहाँ रेयर से डेंसर जाती है तो किस तरफ बेंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल की तरफ, मतलब ऐसा ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? समझा ना? अरे भाई कुछ ना होता तो ऐसा जाता, बट अभी नॉर्मल है और लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो भाई सीधा ना जाके वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो बेंड हो गया। अब फिर से लाइट को बाहर जाना, यहां मैंने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डीएम टू आरएम, तो किस तरफ बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब कुछ ना होता तो ऐसा जाता, बट अब मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा, मतलब ये कुछ ऐसे चला जाएगा। क्या ऊपर गया वो? मतलब कोई भी केस हो, प्रिज्म हमेशा लाइट को किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स इट्स बेस, टुवर्ड्स इट्स बेस। नहीं समझा? अच्छे से समझा? हाँ, लाइट इधर से गई, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर। मैंने देखा है ऐसे कुछ बच्चों को। मैं एक बार ऐसे दो तीन साल पहले की बात है, मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ से व्हाइट लाइट भेजा, इधर से बोला तो सर एक बोले सर
इधर से व्हाइट लाइट भेजा तो इधर रेनबो बना, 7 कलर दिखे, उधर से लाइट रे आती तो उधर क्या 7 कलर दिखते क्या? तो समझो नहीं, प्रिज्म हमेशा क्या करता है, लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। किस तरफ बेंड करता है? बेस की तरफ। यहां दिख रहा है, सामने प्रूफ है उसका, बोलो आया ना, हमने बेंड करवा के देख लिया कैसे कैसे क्या होता है। बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट आगे वाली कहानी का, कि और क्या बताना चाहता था मैं प्रिज्म से रिलेटेड। मान लो यहां पे मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहां से मैंने एक व्हाइट लाइट लाई। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। यहां से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट को जाना ऐसे था बट वैसे ना जाके ये बेंड हो गया, ये रेड है मान लो और ये है वॉलेट कलर। मैं कलर बना नहीं रहा हूं, कलरफुल दिखा नहीं रहा हूं, बट मान लो ये कौन सा कलर है? वॉलेट कलर। बोलो बात क्लियर? ये रेड कलर और ये वॉलेट कलर। अब मान लो, ध्यान से सुनो, यहां पे नॉर्मल बनाता हूं, मान लो मैं इसी के बगल में एक और प्रिज्म रख दूं ऐसा, ऐसा। अगर उल्टा करके एक और प्रिज्म उसके जस्ट बगल में बना दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या होगा, नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अरे भाई बीच में देखो जो गैप है वो तो एयर का है, तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो बेंड करने की नीचे कोशिश करेगा। कहां बेंड करने की कोशिश करेगा? नीचे। बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा वाला। फिर से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। और कंबाइन होके फिर से कौन सी लाइट निकलेगी? व्हाइट लाइट। हाँ, 3 लगा तो अब यहां पे फिर से एक लगाना चाहती है यहां से, तो फिर इसके ऊपर अब यहां पे आएगा तो यहां से डिस्पर्जन चालू हो जाएगा। फिर 2 मिलके ही तो पेयर बना पाएंगे ना, तीसरा आ जाएगा तो फिर से एक सिंगल प्रिज्म जैसा काम करेगा। समझ में आया? तो फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी वहां। क्लियर? कुछ डाउट? ये दूसरा पार्ट था, इसकी कोई खास जरूरत नहीं, बस खाली आगे बढ़े आपको कि चाहिए था हमारा रेनबो फॉर्मेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। रेनबो फॉर्मेशन है ना, जिसे आप लोग इंद्रधनुष बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते? सुने हो कि नहीं? रेनबो फॉर्मेशन सुने हो? रेनबो फॉर्मेशन के लिए पहले कुछ कंडीशन होती है। पहले देखो 2 तरह के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। अब आप बोलोगे सर हमको नहीं दिया है। हाँ ये तो बात सही है, तुमको नहीं दिया, तुमको सिर्फ रेनबो दिया है बस। मतलब एक रेनबो ऐसा दिखेगा आपको जिसमें ऊपर रेड कलर रहेगा, नीचे वॉलेट कलर रहेगा, और एक रेनबो ऐसा दिखेगा जिसमें नीचे वॉलेट का ऊपर वॉलेट कलर रहेगा, नीचे रेड कलर रहेगा। ऐसा भी रेनबो दिखता है, ठीक है? तो हमें सिर्फ एक ही रेनबो दिखना है, कौन सा? प्राइमरी रेनबो, जिसमें रेड ऊपर रहेगा और वॉलेट नीचे रहेगा, बाकी कलर आपस में बीच में रहेंगे। बोलो क्लियर है? तो पहले प्राइमरी रेनबो की कंडीशन देख लेते हैं। कौन सा रेनबो बनाने जा रहे हैं हम? प्राइमरी रेनबो। तो क्या क्या होगा पहले समझो। कंडीशन क्या है? एक्चुअली प्राइमरी रेनबो की नहीं कंडीशन, रेनबो फॉर्मेशन की कंडीशन है कुछ, कि भाई ये होना ही चाहिए। अगर रेनबो चाहते हो तो दो तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि बारिश होनी चाहिए, है कि नहीं? बारिश ही नहीं होगी तो फिर डिस्पर्जन किस पे करवाओगे? और दूसरी चीज सनलाइट भी होनी चाहिए, मतलब मस्त धूप भी है ना, धूप भी है और बारिश भी हो रही है, वो भी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? एक तो बारिश होनी चाहिए, रेन भी होनी चाहिए, और सनलाइट भी होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जिसको रेनबो दिख रहा है, जैसे तुम्हें, है कि नहीं? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, ध्यान दो, सन जो है वो बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बिहाइंड द। और भी कुछ कंडीशंस हैं इसके, बट वो कंडीशन तुम्हारे काम की नहीं है। बट समझो, अभी इतना समझो कि क्या बोला जा रहा है, कि बारिश होनी चाहिए,
चाहे चाहे प्राइमरी रेनबो की बात करो चाहे सेकेंडरी, ये होना चाहिए। बारिश भी होनी चाहिए, मतलब बारिश की बूंदे भी होनी चाहिए, सनलाइट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑब्जर्वर जो सन है ना, सन वो बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। मतलब जैसे मुझे रेनबो सामने दिख रहा है मान लो, तो इसका मतलब है कि सन मेरे पीछे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे सामने रेनबो दिख रहा है और सामने सन भी हो, धोखा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे सामने रेनबो बने और सामने ही सन हो। तभी रेनबो बन सकता है जब सन कहां हो, पीछे, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके पीछे। बोलो क्लियर, कुछ डाउट? अब प्राइमरी रेनबो के कुछ स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो समझो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कि भाई रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। दूसरा स्टेप डिस्पर्जन होगा। क्या होगा? तीसरा स्टेप TIR होगा। क्या? TIR। चौथा स्टेप क्या होगा? फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा। मिल गया, रेनबो बन गया। ये रेनबो के स्टेप्स हैं। ये जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा पहले ये स्टेप लिख देना कि भाई अभी रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, TIR होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, बन गया रेनबो। तो बनाते हैं रेनबो, चलो, है ना। तो ध्यान दो, मान लेते हैं यहां एक वाटर का ड्रॉप है ना, यहां एक वाटर का ड्रॉप। अब एक काम करते हैं, एक व्हाइट लाइट लेके आते हैं। वाटर का ड्रॉप मतलब समझ ही रहे हो, वाटर का। अब कुछ लोगों को ऐसा कहना होगा कि वाटर का ड्रॉप का शेप सर ऐसा रहता है ना। यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है यार, वो ग्रेविटी की वजह से लगता है, वो सारी चीजों को साइड में रख के तब देखा जा रहा है। ऐसे एबर्शन देखने जाओगे, एरर्स देखने जाओगे, बहुत सारी चीजें मिलती है। बट तुम्हारे सिलेबस में जिस तरीके का है, वैसे तो अगर सच में तुम मुझसे पूछ रहे हो तो एक बात बताओ कि तुम्हारी बुक भले लिख रही है TIR हो रहा है, बट रेनबो में TIR पॉसिबल ही नहीं होता है। बट बुक लिख रही है तो मैं बता रहा हूं कि हाँ TIR हो रहा है। एक्चुअली में बुक नॉर्मली अच्छी बुक्स क्या लिखती है, सम इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉट TIR, सम इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वाटर का ड्रॉप था और आया एक व्हाइट लाइट। क्या आया? देखो सन यहां कहीं पीछे है, मस्त एकदम धूप हो रही है, बारिश भी हो रही है, बारिश हो रही है तभी तो ये बूंद गिरी है कि नहीं, ये कहीं से तो पानी की बूंद आ रही है। अब वहां से सन की लाइट की रे आई, ये जुम्बा जुम्बा करते हुए, और ये कौन सी लाइट कलर है? व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। बोलो बात समझ में आई तुमको? ये कौन सा कलर की लाइट है? व्हाइट लाइट। जब ये व्हाइट लाइट आके यहां पे गिरी, जिस जगह पे आके गिरी वहीं पे मैंने ड्रॉ किया क्या? नॉर्मल। अपना तो काम ही है भाई, कुछ भी पट्टे से नॉर्मल ड्रॉ कर देने का। वह और कलर यूज करता हूं, ग्रीन यूज कर ले। ये रहा देखो नॉर्मल। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है सर नॉर्मल ऐसा कैसे आए तो भी पूछ लेना यार। सुनो ध्यान दो, व्हाइट लाइट आई इस जगह पे, जहां पे गिरा वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहां अगर सर्कल का, स्फीयर का, ये वाटर ड्रॉप का सरफेस देखोगे तो ऐसा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा ही होगा। अरे बोलो है ना, यहां सरफेस देखो ऐसा होगा ना लगभग, हाँ ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा, करेक्ट। तो नॉर्मल इसलिए ऐसा है। अब उसके बाद लाइट की रे यहां से क्या होगी? पहला स्टेप क्या होने जा रहा है? और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन होने का मतलब इसके साथ के सातों कलर क्या हो जाएंगे? अलग। क्या हो जाएंगे? अलग, जुदा हो जाएंगे एक दूसरे से। तो कैसे देखो, पहले सबसे कम बेंड कौन होता है? रेड। सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? तो हम सिर्फ दो ही कलर बनाएंगे, कौन कौन सा? रेड और वायलेट। बोलेंगे बाकी बीच में है, तो मान लो, तो क्या हुआ यहां से मान लो रेड कलर बेंड हुआ, यहां से रेड कलर निकला, ऐसा गया, ठीक है। और एक दूसरा कलर कौन सा है? वायलेट, वो कलर ऐसा गया। बोलो क्लियर है? ऐसी बेंडिंग हुई इनकी, कोई डाउट नहीं। दो स्टेप हो गए हमारे, देखो रिफ्रैक्शन भी हो गया भाई, अंदर लाइट चली भी गई, और डिस्पर्जन भी हो गया कि मतलब कलर उसके अलग अलग भी हो गए। अब ये मतलब बाकी कलर्स कहां गए? बाकी कलर्स यहां बीच में हैं,
इसके बीच में ये रेड के बाद ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर वॉलेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे कलर्स हैं, बट हमें सिर्फ दो का काम है कि हाँ भाई ये दो आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आगे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है? TIR, मतलब अंदर ही, मतलब ये लाइट रेज यहां से बाहर गए ही नहीं, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो लिए। तो कैसे? फिर से जहां लाइट रे आके गिरी वहां पे हमने क्या ड्रॉ किया? एक नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, इसके लिए भी ये रहा नॉर्मल। बोलो आया ना? दोनों के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ हो गया, क्लियर है? अब देखो क्या होगा, बेंड करवाते हैं। क्या हो रहा है इस बार? TIR, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब I इज इक्वल टू R। मतलब ये जितना एंगल है उतना ही एंगल लेते हुए, ज्यादा एंगल ले लिया मैंने, देखो खुद ही बोल के, यहां से मस्त उतना ही एंगल लेते हुए ये R यहां पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या ना? और इसी तरीके को, इसी रूल को फॉलो करते हुए वॉलेट कुछ यहां पहुंच जाएगा। बोलो यस और नो? बोलो हाँ या ना? ऐसा कुछ काम बनेगा? क्या हो गया? TIR भी हो गया। अब क्या बचा है? मतलब यहां से बाहर निकलेगा, यहां कहीं तुम रहोगे, तुमको दिख जाएगा रेनबो, और क्या, खत्म कहानी। समझा कि नहीं समझा? समझा ना क्या क्या हुआ? फिर से मैं एक बार समझा दूंगा, वैसे इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कलर लिया जाए, चलो ठीक है, फिर से नॉर्मल नॉर्मल बना लेते हैं पहले। यहां पे मैंने फिर से क्या बनाया? यहां पे क्या बनाया? नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, सॉरी यहां देखो, रेयर मीडियम से कहां गया था? अब डेंसर मीडियम से कहां जा रहे हैं? तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल ऐसा था, ये रेड लाइट जो है यहां से उससे नॉर्मल से दूर बेंड, मतलब कुछ ना होता तो ऐसा जाता, बट ऐसा ना जाके लाइट, रेड लाइट ऐसे हुई, दिख रहा है? बेंड हुआ क्या? बहुत कम बेंड हुआ। ऐसा वही वॉलेट कलर की बात करो तो वॉलेट कलर भी के साथ भी वही होने वाला है भाई। वो भी किस तरफ बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, थोड़ा इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं, ये मुझे ढंग से लग नहीं रहा है। ठीक है, अब ये क्या, कुछ ना होता तो सीधा जाता, बट उससे वैसा ना जाके थोड़ा सा ये भी बेंड हो जाएगा, दिख रहा है? ऐसा। अब जो यहां पे खड़ा रहेगा उसको रेनबो दिखेगा, उसको क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? कुछ डाउट? रेनबो। अब मेन बात यह है कि इस, ये तो प्राइमरी रेनबो था, इस रेनबो में ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है तुमको? कौन सा कलर ऊपर दिख रहा है? सोच के बोलो। कैसे बता? वहां पे क्या देखना है? तुम्हारे पास कौन सी लाइट रे पहुंच रही है वो देखो, सोच के बोलो। अरे सोच के बोलो यार, गधे हो रहे थे। देखो हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, ध्यान देना। हर जगह साइंस है, बढ़िया से एकदम समझोगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं। देखो सीधी लाइन इसके लिए भी खींचता हूँ, सीधी लाइन इसके लिए भी खींचता हूँ। कुछ नजर आ रहा है क्या? जरा ये वाला एंगल देखो, थीटा, और ये वाला एंगल देखो, θ1 θ2। जरा देखो θ2 क्या है, कम है ज्यादा है? θ1 ज्यादा है। तो एक्चुअली में तुम्हें ऐसा लगे, तुम तो, तुम्हारी आंखें तो एक ही जगह है, तुम्हारे पास रेड कलर भी आ रहा है, वॉलेट कलर भी आ रहा है। वॉलेट कलर कम थीटा से आ रहा है, रेड कलर ज्यादा थीटा लेके आ रहा है। तो रेड कलर तुमको ऐसा लगा इधर से आ रहा है मेरे पास, बाकी उधर क्या हो रहा है होने दो। तुम्हें क्या लग रहा है? मस्त एंगल लेके आ रहा है। और वॉलेट कलर ये इधर से आ रहा है, तो तुम्हें वॉलेट कलर कहां दिखा? ऊपर कौन दिखा? समझ में आया? दिस इज व्हाट प्राइमरी रेनबो। कौन सा रेनबो? और वैसे मैं बता दूं कि थीटा रेंजेस बिटवीन, अब ये भी तुम्हारी बुक की बात नहीं है बट फिर भी सुनो, रेंजेस बिटवीन 41 डिग्री टू 43 डिग्री। मैंने बोला था और भी कंडीशंस होती हैं, उसी में से एक कंडीशन ये भी है कि तुम ऐसी जगह खड़े रहो कि ये जो रेज आ रही है तुम्हारी, वो कितना एंगल बना के आए तुम्हारे साथ आंखों के साथ? 41 से 43 डिग्री, 41 से 43 डिग्री पे लगभग कौन आए? रेड वाला है, और 41 डिग्री तक कौन आ जाए? वॉलेट वाला।
इतने डिग्री के एंगल के बीच में अगर आया तो तुमको रेनबो दिखेगा, अगर नहीं आया तो तुमको वो भी नहीं दिखेगा, बना हुआ रेनबो भी नहीं दिखेगा। ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो लाइट की रेज आ रही हैं उनका जो एंगल है वो 41 से 43 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कितना? 41 से 43 डिग्री। समझ में आया? कुछ डाउट नहीं ना? दिस इज व्हाट प्राइमरी रेनबो। कौन सा रेनबो? प्राइमरी रेनबो। क्लियर है? अब मैं वैसे तो मतलब यही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है तो यही मैं लिखवा रहा हूं, बट सेकेंडरी रेनबो के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है तो ऐसा देखो होता है, जैसे लाइट रे वहां ऊपर से व्हाइट लाइट आई है वैसे नीचे से भी तो आ सकती है। नीचे से लाइट रे आई, यहां पे तुमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल ड्रॉ करके तुमने यहां से भेजा, एक रे ये हो गई जो कम बेंड, ज्यादा बेंड हो गई, एक कम बेंड हुई, तो ये रेड हुआ, ये वॉलेट। उसके बाद इनका TIR हुआ। क्या हुआ? TIR। याद रखना, ये वॉलेट है, ये रेड है, ठीक है? इनका TIR, फिर से इनका TIR हुआ, समझा? फिर से मतलब फिर से ये रेड इधर पहुंचा, ये वॉलेट इधर पहुंचा। अब ये इधर से बेंड होके सीधा ऐसे ऐसे आएंगे। अब किसका ज्यादा एंगल है? वॉलेट का। देखो रेड का कम है, वॉलेट का ज्यादा है, तो इस बार ऊपर कौन दिखेगा? वॉलेट कलर। तो ऐसा कुछ होता है। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट सुन लो, सेकेंडरी रेनबो के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर क्या होगा? डिस्पर्जन होगा, अरे भाई कलर भी तो अलग होने हैं, फिर तीसरा TIR होगा, फिर चौथा फिर से TIR होगा, पांचवा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, काम खत्म, बन गया रेनबो। रेनबो बन के रेडी। कुछ डाउट है? नहीं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो ऐसा वाला, बट वो आपको इसका भी रेंज है, इसमें जो थीटा है ना वो 51 डिग्री से 53 डिग्री तक होना चाहिए। कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, सब मिलेगा, इसका अलग है, बट आपको सिलेबस में सिर्फ ये वाला रेनबो है। ये बना के मस्त चिपका के सुंदर सा डायग्राम बनाने का, ये स्टेप्स लिखना, ये कंडीशंस लिखना, बात खत्म। कोई डाउट? अब मैं क्यों बोल रहा था कि सन आपके पीछे होना चाहिए? क्योंकि मान लो अगर सन आपके आगे, मतलब आप यहां कहीं हो, देखो, बोलो हाँ या ना? अरे भाई सन उधर से आ रही है, देखो व्हाइट लाइट उधर से आ रही है, तो मतलब सन कहां है? उधर दिख रहा है क्या तुमको? देखो ना उधर पड़ा हुआ है, उधर से सन है। अब मान लो सन को अगर तुमने सामने रखा तो सन आई, वाटर पे गिरी, रिफ्लेक्ट होकर हो गई लाइट, उधर तुम तक पहुंची ही नहीं लाइट का कलर, तो तुमको कहां से रेनबो दिखेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे वो जो स्प्लिट हुए कलर्स वो तुम्हारी आंखों तक तो पहुंचे, तब तो तुम्हें रेनबो दिखाई देगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि भाई रेन भी हो, सनलाइट भी हो, और ऑब्जर्व सन जो है वो बिहाइंड द कहां होना चाहिए? ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। तीसरा, एक नॉलेज के टाइम पे ध्यान, नॉलेज के लिए ध्यान पे रखो, आपको 10th तक में भले बुक में ये दिया जा रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में रेनबो फॉर्मेशन में एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप से TIR पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अच्छी बुक्स क्या लिखती हैं, वो यहां पे ये नहीं लिखती कि TIR हो रहा है, वो यहां पे लिखते हैं क्या, कि सम इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्या? सम इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो ये नहीं बोलते कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, वो क्या बोलते हैं? सम इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। और ये प्रूव्ड है कि TIR पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आपको बुक में लिखना है, एग्जाम में लिखना है वो उसके लिए बेफिक्र हो। चैप्टर हुआ, बधाई हो। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ क्या हुआ? नहीं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं ना मैं। नहीं वो कट कर लेंगे, सूर्य सर का काम वो कट कर लेंगे, तो चुप रहे। तो स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमें इसी चैप्टर का एक शॉर्टकट वाला फ्लो चार्ट देख लेते हैं, है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने सबसे पहले कौन कौन सी चीजें पढ़ी? पहले तो हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमसे क्या बोलता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। याद आया ना? ऐसा कुछ था।
फिर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ रिफ्रैक्शन के डायग्राम्स बनाए। क्या बनाए? डायग्राम्स। और फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो हाँ है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें दो चीजें मिली। एक ने हमें यह बताया कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर क्या है कि मान लो ये रहा हमारे पास कोई एक सरफेस, लाइट की रे आई, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, यहां पे एंगल आई है, रिफ्रैक्ट होके चली गई, ये आर है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या मिला? कांस्टेंट। ये पहला लॉ था। दूसरे लॉ में हमें यह पता चला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर हम पढ़े एक चीज पढ़े जिसका नाम है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पढ़ते पढ़ते एक डेफिनेशन हमने पढ़ा जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? वैक्यूम, जिसमें पहला वाला मीडियम क्या होता है? वैक्यूम होता है। फिर हमने कुछ इसके फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के निकाले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय v1 अपॉन v2 या फिर n2 अपॉन n1। और मैं बार बार बोल रहा हूं n2 अपॉन n1 जो मैंने लिखा है ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। ये भी हमारी चीजें हो गई थी। ये पढ़ने के बाद जितनी नॉलेज हमें रिफ्रैक्शन से लेना था सबका सब हमने ले लिया था। फिर हमें एक नए अलग अलग टॉपिक्स से पढ़ने रह गए थे कि रिफ्रैक्शन से हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली थी। फिर वो टॉपिक्स में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, वो पहली चीज तो हमने पढ़ी क्या? TIR, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये क्या था हमारा? मतलब एक तरीके से समझो ये भी रिवीजन ही चल रहा है आपका, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम कंफ्यूज रहो उसको लेके। ये क्या था हमारा? इसके लिए कंडीशन थी कि जो लाइट है वो डीएम से कहां जानी चाहिए? आरएम। अगर आरएम से डीएम जाएगा तो क्या टीआईआर पॉसिबल था? नहीं था। ये भी हमने देखा। तो एक्चुअली में टीआईआर में था क्या? टीआईआर में हमने एक ऐसा एक डायग्राम बनाया था और जिसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे डेंसर मीडियम लिया था और यहाँ पे क्या लिया था? रेरर मीडियम। हमने जब बोला यहां से लाइट जली तो कुछ लाइट कैसी चली गई? सीधी। जो कुछ एंगल पे गई वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही थी तो ऐसे चली गई। एक कुछ रे ऐसी गई जो सीधा कहां बेंड होके कहां रह गई? सरफेस पे। मतलब देखा जाए तो आई था, आर कितना बना? 90 डिग्री। आर कितना बना? जब आर की वैल्यू 90 डिग्री थी तब हमने आई को क्या कौन सा एंगल बोला? क्रिटिकल एंगल। याद आ रहा है कि नहीं? याद रखो गाइस, यही सब पूछा जाएगा। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। कितना बन जाए वो? 90 डिग्री बन जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं हम उसे? इसके आगे अगर मैं थोड़ा भी जाऊं तो वो लाइट रे उसी मीडियम में रह जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। और हम बोलेंगे ये TIR हो रहा है। क्या हो रहा है? TIR। फिर हमने देखा TIR के यूज क्या है भाई। तो इसके यूज के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई। जैसे पहला तो मैंने बताया था क्या? पेरिस्कोप में यूज हुआ है। किसमें यूज हुआ है? पेरिस्कोप। फिर मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर में यूज हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर। फिर मैंने हिंट भी दिया था और आज ही हमने उस चीज को दिया, देखा कि इसका यूज किसमें हो रहा है? रेनबो में हो रहा है। रेनबो फॉर्मेशन में भी इसका यूज हो रहा है। क्लियर हो गई यहां तक की बात है। ये पढ़ने के बाद फिर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा और क्या? मिराज इफेक्ट। क्या पढ़ा हमने? मिराज इफेक्ट। तो मिराज इफेक्ट में हमने क्या देखा? मिराज इफेक्ट में हमने ये देखा कि थोड़ी दूर पे देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वहां पे वाटर है, खास करके तब जब गर्मी बहुत ज्यादा हो। तो हमने देखा वहां पे लगता है वाटर है बट एक्चुअल में वहां पे वाटर होता नहीं है। ये एक इल्यूजन ऑफ माइंड है, या फिर ऐसा समझो कि एक प्रॉपर फिजिक्स है उसके पीछे। क्या है? फिजिक्स। मतलब हुआ क्या था कि अगर याद हो तो मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे एक कोई ट्री है, ऐसा है। मान लो सन की लाइट आ रही है यहाँ से, तो यहाँ का एयर ज्यादा गर्म, अब मैं पूरा तो पढ़ाऊंगा नहीं बट हाँ इतना बताया, यहाँ का एयर जो हॉट एयर रहता है तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये रेयर मीडियम है। ऊपर वाला एयर कोल्ड एयर है तो इसे हम बोल सकते हैं कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, है ना। यहाँ से लाइट की रे रिफ्लेक्ट हुई थी
और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, फिर वैसे जाते जाते इसकी आंखों तक पहुंचती है। तो यहाँ पे जो ये जो रे पहुंच रही है, ये एक क्या लेके जा रही है, प्रोजेक्शन। और किसका प्रोजेक्शन लेके जा रही है, ट्री का, इमेज का, इमेज लेके जा रही है किसका, ट्री का। जो तुमको यहां मिल रहा है तो तुमको ट्री कहां दिखा, कुछ ऐसे दिखा, बोलो क्लियर। तो तुम्हें लगा यहां पानी है, बट जबकि ऐसा होता नहीं है ना। जब तुम आगे जाते हो तो यही चीजें नहीं पता चलती। फिर उसके बाद मिराज इफेक्ट के बाद हमने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है कि नहीं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में हमने क्या देखा कि मान लो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहां मान लो कोई एक स्टार है, तो स्टार अगर लाइट यहां से रिलीज कर रहा है तो बेंड होकर लाइट यहां पहुंचती है, तो एक्चुअल में लाइट स्टार वहां होता नहीं है, स्टार होता कहीं और है। उसकी अपेरेंट पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है और लगती है हमें कहां, मतलब उसकी रियल पोजीशन थोड़ी नीचे होती है, बट हमें कहां लगती है, वो थोड़ी ऊपर, उसकी अपेरेंट पोजीशन थोड़ी बदल जाती है। और ट्विंकलिंग भी वो नहीं करता, बस खाली यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमेशा मूव कर रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है। तो मूव करने की वजह से रिफ्रैक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी इमेज क्या होती है, उस इमेज की पोजीशन क्या होती है, चेंज। अब इमेज की पोजीशन चेंज होने से हमें ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, बट वो ट्विंकल विंकल करता नहीं है। ये भी बात क्लियर हो गई थी। ये पढ़ने के बाद तब हम गए थे किस टॉपिक की तरफ, डिस्पर्जन की तरफ। किसकी तरफ, डिस्पर्जन, वही पढ़ा था ना हमने। उसके बाद ये होने के बाद हम किस तरफ मूव किए थे, डिस्पर्जन। मतलब हमने पढ़ा व्हाइट लाइट के बारे में। किसके बारे में, व्हाइट लाइट। तो किसी ने पूछा कि व्हाइट लाइट क्या है, तो हमने बोला सातों कलर की लाइट को अगर मिला दो तो जो कलर बनता है वो कौन सा बनता है, व्हाइट लाइट। मतलब मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट, है ना। सातों कलर का मिक्सचर, मतलब विबग्योर का। वो सातों कलर कौन से हैं, विबग्योर। बोलो ये भी क्लियर, विबग्योर। फिर व्हाइट लाइट के बारे में इतना पढ़ने बाद फिर हमने पढ़ा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर याद हो तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा कि जो 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स, उनको क्या कर दो, स्प्लिट। वही प्रोसेस को क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये स्प्लिट जो हमने किया वो किसकी हेल्प से किया, प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा चीज होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा होता है, जिसपे व्हाइट रे आके गिरती है और वो बेंड करवा करवा के टोटल 7 के 7 कलर्स हमें देता है ना। जैसा भी 7 कलर्स कितने अच्छे है क्या, हाँ तो 7 ओवरलैप हो गए, 7 कलर, ठीक है, 7 के 7 कलर मिल जाते हैं हमें। ये प्रिज्म के थ्रू होता है। कुछ डाउट है बेटा, डाउट है, हाँ अच्छा ओके। तू मतलब बोलता है यहाँ पे लिख दूं मैं, हाँ। इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके थैंक यू। तो ये प्रिज्म के थ्रू हमने क्या देखा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमने एक चीज देखा कि जो बेंडिंग है वो रेड की सबसे कम होती है और वॉलेट की सबसे ज्यादा। इंटेंसिटी जो है वो रेड की सबसे कम होती है, वॉलेट की सबसे ज्यादा। मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, ये ध्यान रहे, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। फिर इंटेंसिटी के बाद में हमने किसकी बात की थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेड की सबसे कम होती है। एक सेकंड, ये कहां पहुंच गया मैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक रे। रेड की नहीं, वॉलेट की सबसे, फ्रीक्वेंसी हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो रेड की सबसे कम होती है और वॉलेट की सबसे ज्यादा। फिर हमने बात की थी किसकी, वेवलेंथ। वेवलेंथ में पता चला था ये रेड की नहीं, वॉलेट की सबसे कम होती है वेवलेंथ और रेड की सबसे ज्यादा। तो ये भी हो गया था हमारा, इतनी चीजें हमने पढ़ा था। बोलो हाँ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हम। मैं फिर से बता रहा हूँ कौन से ऑर्डर में गए हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हमने रेनबो के लिए देखा, क्या देखा हमने, रेनबो। रेनबो में हमने ये देखा कि रेनबो के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए भाई। पहली चीज क्या होनी चाहिए, रेन। फिर क्या होना चाहिए, सनलाइट। फिर क्या होना चाहिए, हाँ सन जो है बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए, है ना। ये सन है तो ऑब्जर्वर यहां होना चाहिए, है ना। और रेनबो यहां बनेगा, है कि नहीं, ऐसा कुछ। और कंडीशन, अब रेनबो मान लो हमें तो प्राइमरी रेनबो ही है, तो प्राइमरी रेनबो अगर बनाना है तो उसके स्टेप्स क्या है, पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर क्या होगा, डिस्पर्जन। फिर क्या होगा, TIR। फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। काम बन जाएगा। फिर हमने एक गोला बनाया मस्त, ऐसे लाइट की रे लाइट, यहां से ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर तुम तक पहुंच गया और बन गया रेनबो। बोलो हाँ या ना।
और इस तरीके से चैप्टर हुआ खत्म। पुनः एक बार इतनी सारी चीजें आपके इस चैप्टर में पड़ी हुई थी। सिंपल सा डाउट है? नहीं सर। तो ये था हमारा टॉपिक कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। खत्म होता है यहाँ पे चैप्टर। इसको अच्छे से रिवाइज